तमाम सारे जो एंजाइम्स हैं वो आपके डाइजेशन करेंगे। फिर आपसे कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सब का एब्जॉर्प्शन भी होगा। अब एब्जॉर्ब करके इस फूड का तुम क्या करोगे, तो एब्जॉर्ब करके तुम इस फूड का क्या करोगे, इसके लिए फिर एक वर्ड अपने पास आता है। और वो वर्ड कौन सा आता है, वो वर्ड आप देखेंगे वो आता है एसिमिलेशन और या फिर यूटिलाइजेशन। इनका ये वर्ड आपका क्या आया, एसिमिलेशन या यूटिलाइजेशन। एसिमिलेशन से हमारा मतलब ये है कि जो आप फूड यूज़ कर रहे हैं उनमें से कुछ पार्ट आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ पार्ट आप देखेंगे काय के लिए इस्तेमाल होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि आपके मूवमेंट, लोकोमोशन और मैंने कहा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जब फॉर एग्जांपल बता दूं आपके जो तमाम सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या मैंने कहा आपका हार्ट बीट कर रहा है, समझ में आ रहा होगा, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। और अगर इन सब के लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी किस प्रोसेस से आएगी, एसिमुलेशन। अब अगला सवाल आता है ये एनर्जी आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये एनर्जी आप ऐसे प्रोड्यूस करेंगे कि आपके खाने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ वो प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट जो आपने कहाँ से लिया है, ये आपका फ्रॉम द न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस से आपने लिया है। ऐसे आप देखेंगे एक आप लेते हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में पहला स्टेप बताता हूँ ब्रीदिंग, सांस लेना। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आप देखना इसके साथ में कहीं ना कहीं आपकी आएगी ऑक्सीजन। जब आपके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जाएंगे तो ये दोनों जाते हैं सेल्स में। जो आपसे मैं बात कर रहा था लास्ट ऑन स्टोरी, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो यानी इस पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में इस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन याद होगा, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसको आप एक तरह से बर्निंग या कंबशन भी मान सकते हैं, बस अंतर ये कंबशन थोड़ा सा ग्रेटर रेट होता है। आग लगना एक बिल्कुल हम कहते हैं भयानक प्रक्रिया है, और ऑक्सीडेशन जो हम कह रहे हैं वो कैसी प्रोसेस है, बिल्कुल स्लो। कंबशन मतलब पेट्रोल बर्न कर दोगे तो अचानक से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, जबकि आपके जो ऑक्सीडेशन है इसमें आपकी एनर्जी कैसी निकलेगी, इसके लिए वर्ड आता है बिट बाई बिट। बिट बाई बिट के लिए हिंदी में क्या अपन कह सकते हैं, बूंद बूंद करके, सही कह रहे हो। तो ये मेरी बात समझ में आती है। तो ये अंतर है, जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा तो आपका ध्यान जाएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ आती है वो आता है पहला शब्द हमारे लिए एनर्जी। अभी हम इसके डिटेल में जाएंगे तो और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं तो फिर हम एक एक करके लेते आएंगे। पहला बेसिक टारगेट आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो प्रोसेस है कि आपको एनर्जी लानी है, ये जो चीज़ है ये हमारे लिए कहलाती है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम अगर बात करें रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है, एब्जॉर्ब किया है, इसको अगर आप यूटिलाइज कर रहे हैं, और यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करके आप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस किस नाम से आनी आएगी, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज द रेस्पिरेशन। ये समझ में आ गया, हाँ है ना, क्या नहीं समझ में आया बताओ, कहाँ पे हो ऐसे उसको बताओ। कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में प्रेजेंट होते हैं, आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ, C6 है, सॉरी S12 O6। सही। एसिमिलेशन में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोसेस होती है। एक मिनट, क्या क्या क्या? एसिमिलेशन में ही कार्बोहाइड्रेट्स पर ऑक्सीजन जाता है। तो एसिमिलेशन ही तो बात कर रहा हूँ, एसिमिलेट कर, एसिमिलेशन मतलब यूज। एसिमिलेशन का मीनिंग क्या हुआ, यूज। एसिमिलेशन है हिंदी अनुवाद देखेंगे वो उपयोग, जो फूड अपन ले रहे हैं अभी उपयोग करोगे कैसे, तो यही तो उपयोग होगा ना। और उपयोग क्या होगा, प्लस आपकी ज्वाइन होगी ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन आपने खाई थोड़ी है, ऑक्सीजन आपने खाई नहीं, ऑक्सीजन का सिस्टम अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट का सिस्टम बिल्कुल अलग था। मेरी बात समझ आ रही, कार्बोहाइड्रेट का सिस्टम अलग था, वो अलग जगह से आया है। लेकिन मैंने कहा जो आप एसिमिलेशन पे जा रहे हो, और एसिमिलेशन से बेहतर वर्ड सिंपल ले लेता हूँ, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब समझ में आ रहा है, यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या करोगे उस ऑक्सीजन के हेल्प से, जो अगर आप बर्न करोगे तो एक्चुअली वर्ड ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बर्न तो हम आपके लिए समझने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो एनर्जी लिबरेट होगी। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ये तो अपन ने खाई थोड़ा है, तो इनहेल किया तो मतलब समझ में आ रहा होगा, इसके लिए एक अलग सिस्टम होगा, एक ऐसा सिस्टम होगा जो ऑक्सीजन लेगा, आपकी सेल्स में पहुँचाएगा,
यहाँ जब आप बर्निंग करेंगे तो जो मैं करते हैं, यहाँ कुछ और प्रोडक्ट भी बनेंगे जिनके भी डिटेल में चर्चा करूँगा, जो भी मैं वापस लौटा था। जैसे कार्बन हाइड्रोजन बन रहे हैं, ध्यान होगा एनर्जी के साथ कहीं कार्बन बर्न हो के CO2 और हाइड्रोजन बर्न हो के आपके पानी, ये भी बनाएगी, इनको वापस भी भेजना पड़ेगा। इस सब के लिए आपको एक अलग सिस्टम चाहिए और जो एक्स्ट्रा सिस्टम लगेगा एक पूरा अलग, ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये प्रोसेस हो जाएगी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, जो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन का मतलब है कि आपने जो फूड लिया है उस फूड को आपने लेके छोड़ दिया, न्यूट्रिशन का काम यहाँ तक खत्म हो गया, इनटेक किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब करा दिया, खत्म हो गया। अब जो न्यूट्रिशन सिस्टम था आपका, जिसमें मैंने कहा था माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब थे, इस सिस्टम का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ये सिस्टम इसके आगे वर्क नहीं करेगा, इसने अपना काम कर दिया। तो फिर कौन सा सिस्टम काम में आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, वो इस फूड का यूटिलाइजेशन करेगा। और कैसे करेगा ये इन शॉर्ट अभी हमने डिस्कस किया। जब रेस्पिरेशन इसका इस्तेमाल करेगा तो जिसमें सबसे पहला पार्ट आएगा वो आपको मालूम है, वो आएगा ब्रीदिंग, और या हिंदी में हम बात कर देते हैं, इसको आप कहते हैं सांस लेना। और इसलिए एक ऑफन वर्ड बताता हूँ, जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना या छोड़ना, ये ध्यान रखना, ये रेस्पिरेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रिमिटिव पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे खाना केवल मुंह में डाल लेना, खा लेना, न्यूट्रिशन नहीं है, दैट इज जस्ट अ प्रिमिटिव पार्ट। ये शुरुआती पार्ट है कि आपने खाना रोटी तोड़ के मुंह में डाल ली, ये न्यूट्रिशन नहीं हो पाया। न्यूट्रिशन बहुत कुछ होगा, चबाओगे, टीथ भी लगेंगे, टंग भी लगेगी, सलाइवरी ग्लैंड भी लगेंगी, सब अपने 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 फंक्शन करते हुए जाएंगे, तब न्यूट्रिशन की प्रोसेस पे आओगे। तो इसी तरह मैंने कहा जब आप यहाँ कहीं जाते हैं तो जो सबसे पहला नाम ले रहा हूँ वो मैंने कहा वो आपका नाम क्या है, ब्रीदिंग, या मैंने हिंदी में कहा सांस लेना। सांस लेना आप देखेंगे, लेना और छोड़ना ये केवल प्रिमिटिव पार्ट है। मेरी बात समझ में आता है, जस्ट ओनली अ स्मॉल पार्ट। होगा क्या, यहाँ से जो सांस आएगी, जो ब्रीथ किया है आपने, ध्यान से देखें, ये आपके नज़र नाक से अंदर जाती है। अगर छोटे छोटे कुछ शब्द ले रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कहा एक रफ पहले कंप्लीट आपको राउंड अप दे दूँ। नॉस्ट्रिल्स में जाएगी, नसल पैसेज आएगा, यहाँ पर कुछ नाम आएंगे, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इस तरीके एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक नाम आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब होते हैं छोटे पाइप, पतले और छोटे पाइप, ये रहा पतला और छोटा पाइप, ये ट्रैकिया। यहाँ से आपकी दो नाम आएंगे, ब्रोंक्यूल सलीके, इनसे होती लंग्स में जाएगी। लंग्स में भी कुछ पार्ट होंगे, उनका हम डिटेल में लेंगे। अभी एक सिंपल मैनर, नॉस्ट्रिल्स से आपकी एयर जाएगी, ट्रैकिया से होती है लंग्स तक पहुंची, तीन मेन पार्ट ले लिए। लंग्स में क्या करेगा, आपका ब्लड मौजूद होगा, ब्लड वेसल्स, जैसे आपके उसमें देखें इंटेस्टाइन में जो खाने से आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते थे बाई प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे लंग्स में भी आपके ब्लड वेसल्स होंगे। इनका काम क्या होगा, बाय द सेम प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग यहाँ से, तो भैया पहले ऑक्सीजन लाओ तब रेस्पिरेशन शुरू होगा, पहले लाओ। तो अब इसी में ध्यान देखना, बीच में एक और टॉपिक आ जाएगा, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, वो आएगा ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ऑक्सीजन तो कहाँ आई, लंग्स में, और ज़रूरत किसे है, पैर के अंगूठे को। भाई पैर का अंगूठा भी तो चलता है कि नहीं चलता है, थोड़े वो डेड हो, तो उसे भी ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ से वहाँ तक ऑक्सीजन कैसे ले आओगे, तो अगले इसी के अगले कंसर्निंग टॉपिक में सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, अलग अलग नहीं है सब। आपसे कहा था पूरी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बिहेव करती है, ऐसा नहीं होता एक आंख अलग देखने लगे दूसरी अलग देखने लगे, ये नहीं हो सकता। क्या होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, सारे सिस्टम मिलकर एक पूरी मशीनरी का निर्माण करेंगे। तो जो मैं कह रहा था, एक दूसरी प्रोसेस भी आएगी, अभी आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे कि वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती कैसे। फिर जब ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचेगी, ये तो मैंने कहा था पहले ऑक्सीजन आए, तो जब पहुँचेगी तब फिर अगली चीज़ आएगी कि किसी भी सेल में आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा और उससे एनर्जी लिबरेट होगी। फिर वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे लाइक CO2, वो उसी मैनर में आप वापस लाते हैं, लंग्स में बाहर आती है, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलिंग। तो एक रफ आइडिया आपको पूरे सिस्टम का हो जाता है। अब इसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी आएंगे और हमारे पास अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें आएंगी।
पहले मैं आपको रेस्पिरेशन के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर दूं, फिर मैं उन डिटेल्स पे जाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट आपसे क्या कहता है, ये आपसे कहता है द प्रोसेस बाय विच एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। जो आप फूड एसिमिलेट कर रहे हैं, जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको आप क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। क्यों ऑक्सीडाइज करते हैं, रीजन बताया जाएगा। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, जिससे आपकी एनर्जी रिलीज हो। ये प्रोसेस किस नाम से आने आती है, ये प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। अब आपके पास जो शीट मौजूद है आप कभी चेक करेंगे तो ये डेफिनेशन सेम एज इट इज उसमें भी लिखी है, शीट ही है। और आगे बताता है इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज टेकन इन। इस प्रोसेस में जो मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे भाई, ऑक्सीजन के लिए अलग सिस्टम चालू है लंग्स वाला, वो क्या करेगा आपकी एयर से आपकी ऑक्सीजन अंदर ले जाएगा। देन इसके बाद क्या करेगा, दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड, जो यहाँ कह रहा था फूड से आपकी रिएक्ट करेगी। उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट इन द बॉडी एंड बर्न देम स्लोली। और जो बर्न देम स्लोली है, आग नहीं लगानी, बर्न करना ऐसा होता है ना, खाना खाया उधर से लंबी सांस खींची और लपटे निकल आई, बोले क्या होगा, बोले बर्न कर दिया, बोले एकदम, तो ऐसा नहीं होगा। बर्न देम स्लोली में इसलिए मैंने कौन सा वर्ड लिया है, ऑक्सीडेशन वर्ड लिया है। केमिकली उसको कायदे से ऑक्सीडेशन कहेंगे। बाकी आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन का एक मतलब बर्निंग ही होता है, बस हाई स्केल या लो स्केल या वेरी लो स्केल, स्केल का अंतर होगा। तो आप जाएंगे क्यों कर रहे हैं, टू रिलीज एनर्जी। तो क्या है, पूरी डेफिनेशन समझ में आती है। क्या कह देगा, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इज टेकन इन, दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड, फूड के साथ रिएक्ट करेगी। एंड इसके बाद क्या होगा, बर्न देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद उनकी हेल्प से आपकी एनर्जी रिलीज करती हुई जाएगी। ठीक, वहाँ जो मीटिंग चेक कर लेगा, सही आ गया, ठीक, बढ़िया। एक नेक्स्ट आप जाएगा, इसके बाद आपसे कहेगा डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब जो सवाल मैंने अभी आपसे कहा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है, जो मैंने कहा था न्यूट्रिशन और इंजेक्शन में अंतर है। न्यूट्रिशन एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसके लिए पूरा सिस्टम काम करेगा, बॉडी के अंदर तक जाएगी, सेल्स और आपके विलीज तक एक्टिवेट होंगे, डिफ्यूजन होगा, ये न्यूट्रिशन पढ़ चुके। ऐसे ही आप देखेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर है। ब्रीदिंग मतलब केवल हवा खींचना, बाहर छोड़ना, दैट्स ऑल। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होगा, इस ऑक्सीजन को सेल टू सेल लेके जाना। और इसलिए आप देखेंगे ये रेस्पिरेशन कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आ रहा है, आपके बॉडी की हर सेल ऑक्सीजन लेगी, फूड मटेरियल बर्न करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड हम सुन चुके हैं, पावर हाउस, ये एनर्जी जनरेट करेगा, आपकी सेल चलेंगी मतलब चलना फिरना नहीं, मतलब उनका जो भी प्रोसेस एक्टिविटीज़ है वो काम करती रहेंगी। बर्न करने से जो CO2 आई है ये वापस ब्लड में दे देंगी, और ऐसा सारी सेल्स करेंगी, वो फिर वापस ले आएगी। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है। आज देखें, चेक करते हैं क्या कहेगा। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, ब्रीदिंग में क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अंदर लिया जाना, और रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना। इसी को मैंने कहा था, आप क्या कहते हैं, इनहेल और एक्सहेल, सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना। और आप आ जाएंगे, सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। वाई, ये कैसी प्रोसेस है, केवल फिजिकल मतलब समझ में आ रहा होगा, बॉडी जिसमें ऑर्गन्स लगेंगे। जबकि रेस्पिरेशन आप देखना सेल्यूलर प्रोसेस है, जिसमें आपकी एक एक सेल, क्योंकि हर सेल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, हर सेल रेस्पिरेशन करेगी। जो सेल रेस्पिरेशन नहीं करेगी वही सेल डेड हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। आगे क्या कहेगा, व्हाइल रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल समझ में आ रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, फूड बर्न होना, ऑक्सीडेशन ही है। along with breathing involves oxidation of food, जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और इसीलिए आपसे कहा जाएगा ब्रीदिंग इन्वॉल्व लंग्स। ब्रीदिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, आपके लंग्स यानी कि फेफड़े। तो क्या कह रहा है, सो इट इज एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कह रहे थे ना, आपके पास ऑर्गन्स होंगे, ट्रैकिया, नाक होगी, लंग्स होंगे, ये ऑर्गन लेवल मामला है। तो क्या कह रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन
बीइंग एट ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी होता है, एंड ऑल्सो ऑकर्स एट सेलुलर लेवल, ये सेल 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 और सेल, हर एक सेल के लेवल पर भी रेस्पिरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि लंग्स अकेले हम कह रहे हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर बना लेंगे 5 लीटर का, बोले आप पूरे दिन भर में 5 लीटर जमा की, हर सेल में आपका जाकर रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 इस तरह की चीज़ें बाहर जाएंगी। क्या अब ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है? हाँ ना, बताएं, कोई डाउट? ये वाला, अरे इसमें क्या था, ये बता रहे थे, ये कह रहा है रेस्पिरेशन बिसाइड्स बीइंग एट ऑर्गन सिस्टम, ये वाली, ओके। ये कह रहा है रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस अलोंग विद ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के साथ साथ, क्योंकि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी तो इन्वॉल्व होती है, रेस्पिरेशन की अलोंग विद समझ आ रहा है। जैसे हम मान के चलो मार्केट गए अलोंग विद रामू, समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका रेस्पिरेशन है ब्रीदिंग के साथ ही होता है, क्योंकि ब्रीदिंग से तो शुरुआत ही होगी। और इसलिए एक मज़ेदार सेंटेंस बता देता हूँ, ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट रेस्पिरेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। अब भी नहीं समझ में आया? ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का टुकड़ा नहीं है। रेस्पिरेशन इतनी बड़ी प्रोसेस है जिसमें खुद में 5 टुकड़े होंगे, 5 अलग अलग पार्ट। क्या है, क्लियर हो जाता है? ठीक, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ नहीं आया समझ बताइएगा। अब आपसे एक आध छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाएंगे, जैसे ब्रीदिंग इटसेल्फ डू नॉट रिलीज एनर्जी, या आपको मालूम है ब्रीदिंग से एनर्जी रिलीज नहीं होती। ब्रीदिंग माने फिर याद दिलाता हूँ, आना और जाना केवल एयर का, ये तो प्रिमिटिव प्रोसेस, ऑक्सीजन लेनी है या बाई प्रोडक्ट्स आपको वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जबकि रेस्पायरेशन रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, रेस्पायरेशन रिजल्ट ऑफ में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। कि रेस्पिरेशन की आप डेफिनेशन चेक कर लें, मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी कि आपका रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, जिसमें जो ऑक्सीजन आप ब्रीदिंग से लाए हैं उसको इस्तेमाल करके आप, टारगेट आपका होगा एनर्जी रिलीज करना, क्योंकि खाना खा तो लिया है पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसका करोगे क्या? तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको चाहिए। अब एक चीज़ आपको याद आएगी, ये लास्ट राउंड में बात कर रहे थे, आगे बताता है एनर्जी रिलीज होगी विच इज देन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी आपकी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये याद आता है कि लास्ट राउंड में भी मैंने कहा था, अभी कल या परसों लिया था, मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आप मेरी फीस ही दे रहे हैं, जो अपने लिए ही पूछ रहा था, मैंने कहा अगर आप दे रहे हैं तो आप क्या देंगे? तो आपने कहा था मैं रुपये दूंगा। मैंने कहा अगर अपन USA में पढ़ रहे होते तो आप क्या देते? तो आप डॉलर देते। आप ये UK में पढ़ रहे होते तो आप पौंड देते। सो वॉट एवर मे बी द करेंसी, कोई भी चीज़ जिस टर्म में आएगी या जाएगी उसको आप क्या कहते थे? करेंसी। जिस फॉर्म में, तो एनर्जी किस करेंसी के जिस पार्ट में, मतलब जिस रूप में जमा होती है उसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी इन शॉर्ट इसका नाम रखा जाता है ATP। अब कुछ छोटे छोटे हम बता दें डिफरेंस आते हैं, मैं वैसे बता देता हूँ। जैसे आपसे कहेगा रेस्पिरेशन और कंबशन। रेस्पिरेशन आपसे कहता है ये एक वाइटल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो आपकी कैसी प्रोसेस है? वाइटल। और कंबशन कैसा है? सडन प्रोसेस। वाइटल और सडन माने तो मालूम है, सडन मतलब पेट्रोल में आग लगाओ, सडन, अभी वो नहीं कर रहा था बिट बाई बिट, बूंद दर बूंद। और रेस्पिरेशन क्या है? धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं तुमने जो खाना खाया था अभी 1 घंटे पहले, उसमें से मान लो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बना, तो 50 का 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आग लगा दी जाए तुरंत। इसका क्या होगा? वाइटल प्रोसेस, धीरे 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 धीरे, जिसको जब जितनी ज़रूरत पड़ेगी पॉइंट दर पॉइंट धीरे धीरे उसका कंबशन करता जाएगा, सेल टू सेल लेता जाएगा। मुझे लग रहा है समझ में आता है। वाइटल प्रोसेस होगी, सडन प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन में आप देखना है, चलो बढ़िया है, लिखा तो है एनर्जी इज रिलीज बाय बिट बाई बिट। बिट बाई बिट मतलब वही टुकड़े टुकड़े करके। इसमें क्या होगा? एनर्जी इज रिलीज सडनली, अचानक रिलीज होगी। और क्या होता है? देयर इज़ वेरी स्मॉल राइज इन टेम्परेचर। अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो टेम्परेचर में कितना राइज होता है? बहुत कम। और कितना कम होता है बता देते हैं, कभी दौड़ लेना। अच्छा, दौड़ने को क्यों कह रहे हैं समझ आ रहा है? दौड़ोगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी,
और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो ध्यान देखना तुम्हारा चूल्हा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप तेज़ हो जाएगा। देखना ध्यान से तुम्हारी सांस तेज़ हो जाती है। तो ध्यान नहीं दिया सांस क्यों तेज़ हो जाती है? बिकॉज फॉर रनिंग योर सेल्स आर मोर एक्टिवेटेड। आपकी सेल ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तेज़ी से फूड बर्न करेंगी। अब बर्न तब करेंगी जब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी आएगी। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एयर से नहीं, सांस से। इसलिए आपके ध्यान दिया है आपकी सांस तेज हो जाती है। अब एक दूसरी समस्या आती है, सांस तो तेज हो गई लेकिन मैं कह रहा था पैर के अंगूठे को ऑक्सीजन चाहिए, तो भैया बीच में ब्लड, तो इसलिए हार्ट भी एकदम देखोगे जल्दी जल्दी पंप अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। पंप 1 के बजाय 4 पे चलने लगता है, बोले जल्दी जल्दी भेजो, दनादन दनादन, भारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो यार समझ में आ रहा है ना मेरी बात? इसलिए आपको समझ में आएगा। जैसे आप दौड़ रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका ये बढ़ जाएगा। और एक सिंपल सा काम करना, दौड़ने के बाद अपना टेम्परेचर नापना, हल्का ज़्यादा मतलब हल्का सा ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा एकदम खोलते हुए कोयले हो गए जलते। नहीं सर, एक बार तो मतलब पापा बता रहे थे कि ना एक आदमी फौजी तैयार करता है, दौड़ते हुआ आया तो उसका हाल ही जो कोविड वाले थे ना उसी टाइम पे, तो उसका टेम्परेचर चेक कर लिया, उसका हाई टेम्परेचर निकला। बिल्कुल निकला है, हमने कहा ना। लेकिन हाई कितना होता है बता देता हूँ ना। नॉर्मल अपनी बॉडी का 98-99 के बीच में होना चाहिए। 100 और 101 के बीच बुखार मान लेते हैं, तो समझ आ रहा है कितना पड़ेगा? 1-2 डिग्री। ऐसा कोई नहीं हुआ कि बढ़िया एकदम गर्मा गर्म हो गया तो उसे लिटा लाओ पीठ को उसी पराठे सेक लिए। बोले क्या उन्होंने दौड़ के आया है, फ़ायदा तो लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, कोई ऐसा एकदम भयानक दौड़ के आए, मैदान के 10 चक्कर लगाए, बोले लेट जाओ, बोले को लगे हाथ, बोले पराठे ही बना देता हूँ गर्म तवा, ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप समझ में आ रहा होगा क्या हम क्या कर रहे हैं। वेरी स्मॉल राइज, कितने डिग्री फ़ारेनहीट? मुश्किल से 1-1.5 डिग्री फ़ारेनहीट, 2 डिग्री, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, और वो भी काफ़ी दौड़ने पे। तो समझ में आ रहा होगा नॉर्मल में तो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। नॉर्मल में कहाँ बढ़ेगा? नॉर्मल में बहुत मामूली सी राइज होती है, समझ में नहीं आएगी। कंबशन में तो मालूम भैया, लार्ज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इसमें क्या समझाना है, सबको मालूम है। और क्या होता है ध्यान देखना, ये जो आपकी हम कहते हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं होती है एज इट इज़। हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट सेल से इस्तेमाल कर लेती हैं और कुछ पार्ट बैंक में डिपॉजिट भी करती हैं। अच्छा, बैंक का मतलब यहाँ स्टेट बैंक से नहीं है भाई, और स्टेट बैंक काय के फॉर्म में जमा करती हैं, तो ये आपका ध्यान जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे, नहीं देखा, ये आपके एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कहीं ना कहीं जमा हो जाती है। और देखें ध्यान से, ये आपसे क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। अगर आप किसी चीज़ को आग लगाते हैं, पेट्रोल का ऐसा होता है जो एनर्जी हो इसको थोड़ा सा तुमने अलग एक टंकी में रख लिया, बोले हीट थोड़ा इधर टंकी में रख लो, कल काम में आएगी, या शाम का खाना इससे बनाएंगे, नहीं, वो आप देखेंगे हीट के फॉर्म में क्या होगी, हीट के फॉर्म में आपकी कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी। तो क्या है, मोटे तौर पे अंदर समझ में आते हैं? हाँ ना बताएं। ठीक है, जो ऑनलाइन बैठे हुए जा रहे हैं वो भी बताते जाए मुझे। आ रहे हैं, चलो दुखी बॉय रे। हाँ जो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तभी तो दुखी कह रहा हूँ। है क्या हो गया? कुछ नहीं। चलो मैं पूरा हूँ, समझ में आ रहा है ये वाला? सर आ रहा है। अच्छा तब ठीक है। सर मैं नेक्स्ट टेस्ट पे ऑफलाइन क्लास आ जाऊँ? बिल्कुल आ जाओ, मैंने कौन सा रोका है। ठीक है सर। ऑफलाइन आने से पहले मास्क ले लीजिएगा, मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना बस। एक सेकंड सर, वॉइस सही से नहीं आ रही। आपकी वॉइस रिपीट। जो आपने कई सारे माइक खोल रखे हैं इसलिए यहाँ 4-5 लोग माइक खोलेंगे तो ऐसा होने लगता है, अगर आवाज़ें आपस में क्लैश कर जाती हैं। मैं बता देता हूँ, आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, जो भी आना चाहे। ऑफलाइन क्लासेस लगातार चालू हैं, और आपको ध्यान होगा ग्रुप पे हमने कई बार मैसेज भी आपको कर दिए, दैट इज़ इंटीमेटेड टू यू वेल, not only intimated but intimated well, because at least 4 to 5 number of messages are given by me. टाइमिंग आपको मालूम है, आप आ सकते हैं, बस एक शर्त रहेगी कि आप क्या है, मास्क सरी की चीज़ अपने साथ लेकर आएंगे, है ना। जो नहीं आएगा उसको मैं घुसने नहीं दूंगा। हाँ ठीक,
नेक्स्ट इसके बाद जाएंगे। एक आपसे कहता है रेस्पिरेटरी रिएक्शंस कैसी होती हैं, ये आपकी रेगुलेट होती हैं एंजाइम से। जो रेस्पिरेशन सारी की चीज़ें ये आपसे मैंने कहा चूँकि बॉडी में हो रही हैं तो मालूम है एंजाइम से होती हैं, हार्मोन से होती है। जैसे आपको याद होगा कल हम एक इंसुलिन की बात कर रहे थे। इंसुलिन आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कम करता है, तो कहीं ना कहीं उसको बर्न करके, इसलिए आदमी है जिन्हें डायबिटीज़ होती है या शुगर की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टरों से कहता है टहल के आओ, तो टहल के क्यों आओ भैया, टहलोगे तभी तो ब्लड शुगर बर्न होगी। तो कहीं ना कहीं हमने कहा हार्मोन्स और एंजाइम्स का रोल होता है। अच्छा, कंबशन में तुमने कौन से एंजाइम और हार्मोन डालते लोगों को देखा है? कहीं देखा है गैस जलाई फिर 2 चम्मच हार्मोन है? हाँ, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उसको यानी जो अपन खाना नॉर्मली खाते हैं उसकी फुल डाइट से उसकी हाफ डाइट क्यों कर दी जाती है? नहीं हाफ डाइट नहीं करते, ये आपने नहीं गलत कहा, हाफ डाइट कहीं नहीं करते। नहीं, डायबिटीज़ वाले को हम बता दें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आप हाफ डाइट कर लें। डायबिटीज़ वाले से कहा जाता है आप ओवर ईटिंग से बचें। ओवर ईटिंग मतलब समझ में आ रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपने याद दिया हुआ शरीर में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, आपकी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर करा के इधर उधर सेटलमेंट कर लेती है, वो ऑलरेडी उसी समस्या से जूझ रहा है। ओवर ईटिंग के लिए मना करते हैं, चावल खाने से मना करते हैं। अब तुम कहोगे चावल क्यों खाने से मना कर रहे हो भैया, चावल आप देखेंगे प्योर कार्बोहाइड्रेट है, तो कहेंगे मत खाओ, खाओ तो थोड़ा अब एकदम संत भी नहीं हो सकता आदमी, तो मैंने कहा खाओ कोई बात नहीं, कम खाओ, ऐसा नहीं तुम चावल ही चावल भर दो। वो क्या है, वही दिक्कत है ना, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाती है डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ ये समस्या हो सकती है। आलू मना करते हैं, आलू इज़ अ रिच सोर्स ऑफ 100% स्टार्च। अब जो हम बात कर रहे थे, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, लौकी ले लें, तुरई ले लें, कद्दू ले लें, और भी ऐसी जितनी भी गंदे टाइप की सब्जियां आती हैं सब ले लें। हाँ तो गंदे टाइप ही होती है ये, तो इन्हें अच्छा कौन कहता है है ना। इन सब में आप देखना इनमें भी स्टार्च होता है, लेकिन इनमें स्टार्च कम होता है, इनमें अदर मटेरियल ज़्यादा होते हैं, तो बैलेंस बना है। अब आप आलू खा रहे हो, आलू से प्रॉब्लम है, आलू इज़ कम्प्लीटली स्टार्च। अगर आपने 1 किलो मान चलो लौकी खाई और 1 किलो आलू खाया, 1 किलो लौकी खाने पे आप 100 ग्राम स्टार्च गया, 1 किलो आलू में आप 900 ग्राम स्टार्च गया, तो अंतर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं ये चीज़ें कम करें। शादी में जाए तो गुलाब जामुन चरें नहीं, सिर्फ चखें है ना, चखें ना कि चरें। और सर ज़्यादा इंसुलिन भी सर हार्मफुल बिल्कुल हो जाएगा, ब्लड शुगर लो हो जाएगी। इसलिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो, कहते हैं खाली पेट ना रहें, शुगर लेवल 2 घंटे में खाते हाँ डाउन भी हो सकता है, तो मेंटेन कैसे रहे, तो कहा इसलिए कहा जाता है थोड़ा खाओ, 3-4 बार खाओ। एकदम खा लोगे तो शरीर में एकदम शक्कर बढ़ जाएगी, तो बॉडी आपकी चूँकि पैनक्रियाज वीक है उतनी तेज़ी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और तुम 6 घंटे नहीं खाओगे तो भी उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बेचारा भाई ग्लैंड वीक है ना, तो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, इसलिए क्या उसमें लोड मत डालो, ना ऐसा ना वैसा, उसको क्या है आराम दे दे। आपने 2-3 रोटी खा ली अभी मान चलो, वो ये कहते हैं, फिर आप 3-4 घंटे बाद तो ऐसा पेट को एकदम खाली ना रहने दें, ना एकदम ठूस ठूस के भरे बेचारे। ये इसलिए मेंटेनेंस यानी एक एवरेज जो हमें बनाना है बना रहे हैं। अब ये समझ में आ जाते हैं हाँ ना। अब जब ये क्लियर हो जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और इसको तो मैं बिल्कुल साफ साफ लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ? लाल अक्षरों में, मोटे तगड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। नहीं इतना मोटा दिखना चाहिए था आदमी को, वैसे इम्पोर्टेंट ऐसा है, पतला सा भी लिख दो तो आदमी को वही दिखता है बस। और मैंने इसको इम्पोर्टेंट क्यों कहा ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन 99% आपके पेपर में आता है। यहाँ पर आपको 2 टाइप के रेस्पिरेशन बताए जाएंगे, और 2 टाइप में एक्चुअली 3 टाइप हो जाएंगी। पहले तो आपको एक जनरल लेवल बताता हूँ, याद देखना। जनरल में आप जो रेस्पिरेशन लेते हैं इसमें एक एक्सटर्नल माना जाता है, एक इंटरनल। ये बॉडी के बेसिस पे, ये वो वाले नहीं है जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक्सटर्नल और इंटरनल तो समझ में आ ही रहे होंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारी सेल्स में होता है, हमने सांस ली और ये छोड़ा, या हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कर रहे हैं भी आधा हिस्सा, लेकिन ये ऑक्सीजन आप देखेंगे हर सेल में जो हम काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, मैंने कहा अगर देखें ध्यान से तो आज नाक बनाता हूँ, ऐसे ही होगी तोता छाप, है ना। क्या लग रहा है, नल बना दिया। इस नल से हमने कहा आप क्या करेंगे,
ऑक्सीजन अंदर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पे आप CO2 बाहर छोड़ेंगे। ये जो आप कर रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। और बॉडी के अंदर घुस जाओ तो एक जो आपकी सेल होगी, इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा और छोटे पूरे तमाम सारे, एक आध का नाम बताओगे छोटे पूरों का विचार होगा? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। सही कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ और स्मूथ। इसके अलावा सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात है, प्लास्टिड्स होंगे क्या है इसमें? तो मैं बताता हूँ, अगर ह्यूमन है तो प्लास्टिड नहीं होंगे और प्लांट है तो होंगे। प्लास्टिड तो याद आ गए, जिनमें कलरिंग एजेंट मौजूद होते थे। कलरिंग में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरा वाला, क्रोमोप्लास्ट CHROMO, क्रोमो माने कलर, वो था क्रोमो वाला कलर। और एक बिल्कुल सादा आलू वाला था, वो कौन था? ल्यूकोप्लास्ट। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बेहतर, वाह बढ़िया। बस इंटरनल एक्सटर्नल, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। एक्सटर्नल का मतलब हमारे के लिए क्या है? एक्सटर्नल का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में तुम लेन देन कर रहे हो, बता दें ये कौन सा हो गया? बाहर वाला एक्सटर्नल। और अंदर वाला कौन सा होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टिश्यू सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में जनरली ब्लड होता है, क्योंकि हमारे सारे सेल्स क्या करते हैं? ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 या अदर वेस्ट मटेरियल उसको देते हैं। ये तो एक जनरल क्लियर हो गया। असली बात मैंने कहा कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस पर मैं पहले 1 मिनट की चर्चा करता हूँ, फिर इसको हम पढ़ते हुए जाएंगे। आए जो हम चर्चा करेंगे उसको आपसे बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा अपना जो रेस्पिरेशन होते हैं उनमें से एक कहलाता है एरोबिक और दूसरा कहलाता है एनएरोबिक। एरोबिक और दोनों पे आप नाम जाए। एरोबिक का मतलब समझ में आ रहा होगा, हाँ ये हिंदी देसी अनुवाद कर रहे हैं, अभी एक्चुअल में नहीं आ रहा है। ये इसलिए करता हूँ ताकि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, समझ में आता है। और ये कौन सा होगा? एक्चुअली बिना हवा और हवा वाला कहना उचित नहीं है। इनका एक्चुअल मतलब होता है एरोबिक, वो होता है जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब मालूम था एरोबिक। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। हवा से हमने कौन सी नाइट्रोजन सूंघनी है? क्योंकि हम जो है कीमोट्रॉफ नहीं है, सोचो नाइट्रोजन लेके अपन जो है प्रोटीन बनाने लग जाए। केमिकल बैक्टीरिया थोड़ी है, कीमोट्रॉफ याद आ जाते हैं। इसमें कहा मैं कहीं से भी कहीं याद दिलाता जाऊँगा। और एनर्बिक कौन होगा? तो ध्यान देखना, या तो लेस और या फिर आपकी ऑक्सीजन बहुत कम होगी या फिर होगी ही नहीं। उस कंडीशन में जो रेस्पिरेशन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा एनर्बिक। ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है जो साधारणतः सब जगह देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 2 प्रोसेसेस में बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा और 2-3 बार। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास होता है ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज सबसे पहले ध्यान देखना जब हमारी सेल में जाता है, तो क्या आपको ये ध्यान है? अभी मैं सेल बना रहा था, कहाँ चली गई? ये रही। क्या आपका ध्यान है? एक बार मैं दही और रायते वाला मामला बता रहा था। ये मान के चलो ये है तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज करो ये लाल रंग की माइटोकॉन्ड्रिया है। पर क्या आपका ऐसा ध्यान जाता है जो ऑक्सीजन बाहर से घुसेगी वो ऑक्सीजन पहले यहाँ आएगी रायते में, रायता बोले तो साइटोप्लाज्म में आएगी। इस जेली लाइक स्ट्रक्चर के बाद कहाँ पहुँच सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये साइटोप्लाज्म भी एक बीच में काम करता है। और वो क्या काम करता है वो दिखा दूँ। इसलिए मैंने कहा एक आध किसी को साइटोप्लाज्म ना याद हो तो देख ले। सबसे पहले आप देखना जो आप ग्लूकोज लेते हैं C6H12CO6, ये आपका जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप मतलब तो समझ जाओगे ना, अभी इतनी जगह नहीं है, हम पूरा लिखें। साइटोप्लाज्म में जब जाता है तो इससे आपका एक मिडिल लेवल कंपाउंड बनता है और मिडिल लेवल कंपाउंड आपके लिए कहलाता है पाइरुविक एसिड। कुछ बुक्स आप ध्यान देखना है इसको कहेंगी पाइरुविक एसिड और कुछ इसको लिख देती हैं पाइरुवेट। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक एक ही बात है। एक्चुअली एसिड बनती है साइटोप्लाज्म, कोई खाली जगह तो है नहीं। तमाम सारे जो ने मिनरल सॉल्ट खाए होंगे वो भी सब उसमें मौजूद होते हैं।
तो पाइरुविक एसिड कई बार उनसे रिएक्ट भी करती है, तो उसका पाइरुवेट भी बन सकता है। ये कोई बहुत खास चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड मान के चलो कहीं जाएगी और वहाँ पे सॉल्ट और ये सब अदर केमिकल प्रेजेंट हो, तो उनके साथ अपना सॉल्ट भी बना सकती है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट क्या बनेगा, सल्फेट में। ऐसे ही मैंने कहा ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट करते हैं, पहला स्टेप, तो पहला स्टेप आपको नजर आएगा, ये हमने कन्वर्ट किया है पाइरुविक एसिड या तो आपका किस में कन्वर्ट किया है मैंने, पाइरुवेट में। जब आप पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपकी कहाँ होती है, सॉरी ये प्रोसेस होती है आपकी साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस का नाम रखा जाता है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोसिस। जब पाइरुविक एसिड बन जाती है, अब यहाँ से अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, एरोबिक की, ध्यान से मेरी बात देखना। अब इसके बाद अगली चीज आएगी, ये जो आपकी पाइरुविक एसिड है, अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एरोबिक की, तो ये पहुंचता है वहां जहाँ की हम बात कर रहे थे। अच्छा माइटो मतलब समझ आ रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये आपका ग्लूकोज यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर हो जाएगा बर्न, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन या ऑक्सीडेशन होगा। जब कंप्लीट कंबशन होगा, ध्यान देखना, आप पास 6 कार्बन थे, सारे के सारे कार्बन बदलेंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कितने कार्बन की ऑक्साइड होगी, 6 कार्बन की ऑक्साइड होगी, प्लस आप देखना आपका बनेगा पानी, कितने एच हैं आपके पास, 12। एक पानी में कितने एच होते हैं, एक पानी में 2, H2O होता है ना, एक पानी में H2O में कितने एच होते हैं, 2, तो समझ में आ रहा होगा 12 हाइड्रोजन से कितने पानी बनेंगे, नहीं आया समझ में, अरे एक में 2 होते हैं तो 6 ही तो बनेंगे, 6 दूनी 12, और प्लस इसके अलावा आपको मिलते हैं 38 रुपये, तो रुपए नहीं मिलते, रुपए मत खुश हो जाना, एक आध पता चले अपनी खाल नोच नोच के देख रहा है कहाँ बन रहे हैं, आज मैं 10 रुपये निकालूँ टिक्की किया हूँ। ये मिलते हैं 38 ATP, और 38 ATP बोले तो ये आपकी मिली एनर्जी। क्या ये समझ में आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ ना बताएं। अब ऐसे ही ध्यान देखना, हम बात करेंगे एनर्बिक रेस्पिरेशन की, अभी हम ह्यूमन बीइंग में कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले एक रिएक्शन लिखता हूँ और एनर्बिक की बात करता हूँ। एनर्बिक रेस्पिरेशन जब आप जाएंगे, इसमें भी शुरुआत वहीं से होगी। या सेल के पास तो यही होगा ना, सेल को थोड़ी पता है कि एयर के से ऑक्सीजन आएगी कि नहीं आएगी, वो तो अपना मटेरियल वही तैयार रखेगी ना। सेल के पास तो ग्लूकोज है, वही रहेगा, थोड़ी बस सेल कहेंगे अब तक हम उसमें कर रहे थे हवा में, बिना हवा के करेंगे, कुछ और रख लो। इसलिए ध्यान देखना, पहली प्रोसेस साइटोप्लाज्म में सेम होगी, और साइटोप्लाज्म में होने वाली कौन सी प्रोसेस सेम होगी, जिससे आपने कहा था ग्लाइकोसिस, और ये आपका कन्वर्ट होगा, काय में कन्वर्ट होगा, पाइरुविक एसिड में। तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में पाइरुविक एसिड, या आप कह सकते हैं इसी को, इसलिए आप देखें इतनी प्रोसेस सेम है। समस्या इसके बाद चालू होगी, समस्या इसके बाद जो चालू होगी वही बताएगी कि यहाँ के आगे या तो आपके पास ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी, और है या नहीं इससे क्या डिसाइड होगा वो भी बताता हूँ। यहाँ हमने कहा था ऑक्सीजन है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई, इसलिए हो गया एरोबिक और एनारोबिक। चलो सचिन सिंह इधर ध्यान दो, शीट घर पे पढ़ना। अब अगर नहीं है तो ध्यान देखना, इस जो आपका पाइरुविक एसिड है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने का मतलब ही नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया इसको एब्जॉर्ब करेगी क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ध्यान देखना, इसलिए ये रिएक्शन इसके आगे साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होगी। अंदर दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होगी, और साइटोप्लाज्म में होगी तो यहाँ पर एक महान चीज़ बनती है जिसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड, और प्लस ध्यान देखना, चूँकि कंबशन तो हुआ है पर परफेक्ट कंबशन नहीं हुआ, काम चला हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत तो आपको अब भी मिलेगा।
2 से लेके 3 ATP तक आपको मिल जाते हैं। कुछ बुक्स 2 कहेंगी, कुछ 3 कहेंगी, कोई समस्या नहीं, रफ अमाउंट इतना ही होता है। लैक्टिक एसिड के साथ एक खास बात होती है, लैक्टिक एसिड ध्यान से देखना, ये डेवलप करता है क्रैम्प इन मसल्स, और क्रैम्प मतलब आप कह सकते हैं थकान, दर्द, ऐसा कुछ। जैसे मैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान चले आपसे कहा जाए कुछ भी आपसे कहूँ उठक बैठक लगाओ, तुमने याद नहीं होगा 2 बार 6 बार आप मजे लगा लेंगे, तेज़ी से लगाना, तुमने याद नहीं है पैरों में अचानक जॉइंट में पेन उभरता है। और आप एक काम करें, 2 मिनट खड़े हो जाएं, हल्का सा जॉइंट पे ऐसे मल दें, आपका दर्द गायब हो जाता है। कि जो थकान आती है जॉइंट में किसी भी मसल में कहाँ से आती है, या हमने कहा एक वो वेट लिफ्टिंग वाला हो नहीं आता छोटा सा डंबल, उसको उठा लो, 1 2 20 25, दर्द होने लगता है। आप रख दो थोड़ी देर आराम से। कहाँ दिक्कत आती है तुमने ध्यान दिया क्या है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो मैं कह रहा था आपकी बॉडी कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाए, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन कंजम्पशन की स्पीड ज़्यादा है, आपकी बॉडी एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से बना रही है, और सांस भैया एक लिमिट तक ही तो लोगे। अपने हार्ट की जगह मैंने कहा वो शार्प का मोटर थोड़ी फिट करा लोगे 2 HP की है खेत वाली, हार्ट तो हार्ट ही रहेगा ना। तो फिर क्या होगा, ध्यान जा रहा है, आपकी बॉडी में सेल्स, बहुत सारी सेल्स, कुछ सेल्स को ऑक्सीजन मिल भी रही होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हो जाएंगी जिन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिल रही हो, क्योंकि उन्हें भी काम करना है। इसलिए वो क्या करेंगी, वो कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट करती हैं, एनर्बिक, वो बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी डेवलप करने की कोशिश करती हैं। थोड़ा बहुत वो भी कर ले जाती हैं, लेकिन साथ में जो कंपाउंड डेवलप होता है वो कौन सा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप देखना थकान या क्रैम्प डेवलप करेगा। तो अब मोटे तौर पे आप देखना 2 तरह के ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, 2 तरह के आपको रेस्पिरेशन, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फिर स्लाइड पे जाऊँगा। कौन से मैंने कहा था, रेस्पिरेशन नंबर फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। C6H12O6 आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहाँ पहुँचेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, जहाँ इन्हें पूरे बढ़िया तरीके से बर्न किया जाएगा और आपको बढ़िया एनर्जी आने के 38 रुपये आपको बदले में मिलेंगे। CO2 और H2O आपके डेवलप होंगे, इनका क्या करोगे, दोनों ही बाहर निकल जाते हैं, ध्यान से देखना। मैं कभी एक काम करना, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, 15 दिन बाद आ जाएंगी, शीशे के सामने खड़े हो जाना, कर देना, तो समझ में आ जाएगा तुम्हारी सांस में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है। एक्चुअली क्या है, शरीर इतना पानी करेगा क्या, तो मैक्सिमम तुम भी जो पानी पी रहे होते हो इस वाटर को क्या करता है, CO2 और H2O मिक्सचर को रोकता नहीं है, ज़्यादातर तो निकाल मारता है तुरंत के तुरंत। जो ओल्ड मैन होते हैं बूढ़े लोग, सर उनके लेग के ऐसे यानी ज़्यादा उनके वो क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। वो क्रैम्प अलग चीज़ है, वो आप ध्यान भूलिए, वो मसल्स वीक होने से हैं। और एक बीमारी बता देता हूँ, उससे पीड़ित तो कई लोग होते हैं, गठिया हाँ गठिया बाय सुना है, जॉइंट्स में बताया, ध्यान जाएगा बरसात में जनरली मम्मी या नानी होंगी तो उनके देखना यहाँ सूजन आ जाएगी जॉइंट्स में, तो फिर बताएंगे हमारी कमर अकड़ गई, हमारे घुटने अकड़ गए या कोहनी अकड़ गई, तो ये पर डिसीजेज में आते हैं। ये उस वाले क्रैम्प की बात नहीं कर रहे, ये कौन से क्रैम्प की बात कर रहे हैं, जो दौड़ने, एक्सरसाइज करने और इनसे होगा। अब ऐसे ही गर्दन में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, दैट इज अनदर डिसीज स्पॉन्डिलाइटिस, उसका इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना शरीर में एक ही बीमारी के कई चीज़ें निकलती हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन से क्रैम्प है, विच आर ड्यू टू द एक्सरसाइज, दैट मीन्स इन केस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, अगर बॉडी बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करने में लगी है लेकिन उतना सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा। पहले तो बताओ ये वाला समझ में आ जाता है CO। अब मैंने कहा था दूसरा देख लें, अगर लेस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आपको पास सप्लाई कम है, तो पूरे इस केस में क्या हुआ, पहला स्टेप तो यह सेम रहेगा, ग्लूकोज ही बर्न करना है, साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिख दिया था, नहीं है मतलब ध्यान जा रहा है, मैं आप सिंपल लैंग्वेज से लिखता हूँ, ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में ही इसको ब्रेक करके आप बनाएंगे लैक्टिक एसिड और 2 ATP आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब इस एनर्बिक रेस्पिरेशन में मैं एक और बता देता हूँ,
ये एनर्बिक रेस्पिरेशन जो मैंने लिया था, इनमें लिया था ऑर्गेनिजम्स में जीव जंतु में, यानी हमने कहा अपने में, या जो हम कहते हैं गाय या इस टाइप कोई लोग हैं, ये एक जगह और होता है। ये वाला रेस्पिरेशन एक जगह और कहाँ होता है, ये होता है, ध्यान देखना। और इनमें ये एक और नाम से जाना जाता है, ये कहलाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब किसी को मालूम है? सड़ाना, लेकिन शुद्ध सड़ाना नहीं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कंट्रोल्ड सड़ाना। हाँ, तुम कहोगे कंट्रोल्ड सड़ाना क्या होता है भाई? कंट्रोल्ड सड़ाना ये होता है कि तुम्हें से किसी का कभी हम कहते हैं डोसा, इडली, ढोकला, केक, ऐसा कुछ बनता है क्या? आपने ध्यान दिया है? जो हम कहते हैं मान लीजिए इडली बनानी है, इडली बनाने के लिए क्या करोगे? चावल पीसे और बना दी? नहीं, चावल पीसने के बाद आप देखना उसको कायदा कहता है 6 से 8 घंटे आप रखते हैं। उसमें आप अपन काम चलाने के लिए इनो डाल देते हैं। हकीकत कहा जाए, आप देखना तो रेसिपी आती है, कोई कुक जो कहेगा वो कहेगा इसमें यीस्ट डालो। यीस्ट पाउडर मार्केट में आता है, क्योंकि अपने घरों में मिलता नहीं, अपन इनो लगा के इंस्टेंट। तो इंस्टेंट की बात अगर छोड़े, प्रॉपर इडली या डोसे पे जाओगे या मैंने कहा ब्रेड बना रहे हो तो क्या करोगे? ईस्ट डालते हो। और तुम बहुत अच्छे से याद होगा ईस्ट डालने से क्या होता है, वो आटा ध्यान देखेंगे हल्का सा खट्टापन आता है। बस इतना ध्यान रखना, उसकी इडली शाम तक बना लेना। और 2 दिन बाद बनाओगे तो क्या होगा? 2 दिन बाद बनाने जाओगे तो इसमें कंट्रोल खत्म हो जाएगा, बस सड़ाना ही सड़ाना बचेगा। सही बोल रहा हूँ ना? गलत नहीं कह रहा? सर इनो बेसिक होगा ना? इनो, हाँ, इनो डालने का कारण होता है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड के वो निकलते हैं, तो उससे आपके कायदा कहता है कि आप जो उसका फर्मेंटेशन करें। फर्मेंटेशन करोगे अलग स्वाद आता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जलेबी। जलेबी का भी आटा आप देखना तुरंत का नहीं होता। जलेबी को पहले, हाँ, रात भर क्यों रखते हैं समझ में आ रहा है? तुमने ध्यान नहीं दिया? नॉर्मल आटे को रात भर रख देना, तो सुबह देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा। बोले यार सर जलेबी का जो होता है ना बेस, तो सर वो हल्का सा कंट्रोल सड़ापन से कह सकते तो बस एक फर्मेंटेशन हो। कंट्रोल सड़ाना मत कहना है, सड़ाने का नाम सुन के हलवाई लड़ने और आ जाएगा। फर्मेंटेशन ही कहना बेहतर है। ठीक, और बता देता हूँ, वाइन जो बनती है, शराब, अभी आप उसमें जाएंगे ये कहना बोला तो कार्बन कंपाउंड में जो भी बनने का तरीका है, शुगर को हम क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं। कैसे करते हैं? आप ज़मीन में अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं। इनमें जो हम कहते हैं जो शुगर फैक्ट्री है उनसे जो शीरा आता है, मोलेसेस, शीरा मतलब गन्ने का जो पानी बचता है, जूस में से शक्कर निकाल लेते हैं। तो पानी के साथ साथ आप देखना फिर भी कुछ परसेंट शुगर बन जाती है। थोड़ी कि तुम बिल्कुल ही उसमें रस में से 100% शक्कर निकाल लोगे, कैसे हो सकता है? तो जो वेस्ट मटेरियल है उससे शक्कर निकालना संभव नहीं है, उससे वो कहलाता है शीरा या कहते हैं मोलेसेस। ये वाइन फैक्ट्रीज़ को सप्लाई कर देते हैं। वाइन फैक्ट्री कुछ नहीं करती, हमने कहा अंडरग्राउंड टैंक बने होते हैं, उनमें भर दिया, ईस्ट पाउडर डाल देते हैं और सील कर देते हैं। तो ध्यान नहीं दिया? पहला तो ईस्ट और सील कर दिया। सील क्यों कर दिया? ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, यानी इसका होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी आप कहेंगे कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड भी ना कहो, ये कहो फर्मेंटेशन। और इसलिए कभी सुना भी होगा कि शराब बनाने के लिए हमने कहा अंगूर सड़ाए जाते हैं, तो एक्चुअली सड़ाए नहीं जाते। सड़ना मतलब एक गंदी चीज़ हो जाएगी। आप दही खाते हैं, दही फर्मेंटेशन का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। तुम्हें ध्यान दिया होगा दही का, जैसे अपन कुछ भी रायता या कुछ बनाए, जब बनाते हैं उस बाद उसको शाम के खाना क्या हो जाता है? ज़्यादा। मैंने कहा दही आपका रायता बनाए दिन में माने चले, उसको आप रखा रहने देना, शाम के फिर खाना हल्का सा खट्टा सा ज़्यादा खट्टा हो जाता है। क्यों? समझ आ रहा है? फर्मेंटेशन बढ़ गया। अच्छा, 2 दिन बाद खाना तो फिर हमने कहा ना फर्मेंटेशन में ओवर फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो मैं सबको मालूम है दही में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। ये आपको समझ में आती है सारी चीज़। तो चलो अभी फ़िलहाल अपन इसमें से इसको हटा ले जरा। फर्मेंटेशन मतलब समझ में आ गया था। तो अब मैं जो बात कर रहा था, जब आप ईस्ट पर जाते हैं तो ये एक प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? ये एक्चुअली में जो है ये आपका एनर्बिक रेस्पिरेशन ही है। इसमें भी आप देखना प्रोसेस यही होगी। कौन सी वाली?
यही आपका हमने कहा C6H12O6, वही आपका पाइरुवेट। बस पाइरुवेट की बात चूंकि ये आपका क्या है, वही साइटोप्लाज्म में होगी, सब कुछ सेम है केवल यहाँ पर एंड प्रोडक्ट बदल देंगे। यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड आ रहा था और यहाँ पर जो प्रोडक्ट लिखूंगा उसकी अभी आज चर्चा कर रहा था। एल्कोहल तो मालूम है क्या क्या कहलाती है? एल्कोहल माने होता है शराब। एक्चुअली शराब का मेन कंटेंट एल्कोहल होते हैं। यही आपसे कहता था, टैंक बना के यीस्ट डाल देते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल वे में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब मुझे बताएं क्या ये आपको एरोबिक और एनारोबिक समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना? अब इनको एक बार हम यहाँ तो लिख के दिखा रहे थे, एक बार अपन यहाँ से समझ लेते हैं मजे से। कहाँ थे अपन? सबसे पहले आप देखें एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? अब तो समझ में आएगा। क्या कहेगा? व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा? अगर छोटा है तो ध्यान देखना, मैं बता देता हूँ हल्का सा। ये लिखा है फूड, ये आपका लिखा है ग्लाइकोलाइसिस, जो मैं बात कर रहा था वही लिखिए, रिएक्शन तो समझ में आ रही थी। पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, नीचे लिखा है क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक साइंटिस्ट के नाम पे जानी जाती है। जैसे याद होगा हमने जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी एक साइकिल ली थी। कौन सी साइकिल थी वो? एटलस वाली या उसकी? अच्छा, केल्विन। और एक और कंपनी थी उसमें, बेंसन। वेरी गुड। हाँ, एक बार हमने पूछा फोटोसिंथेसिस कौन सी साइकिल थी, लुआ बोले एटलस। तो याद आ गया, केल्विन बेंसन साइकिल थी। यहाँ पर कौन सा नाम आता है? क्रैब साइकिल, इसलिए हल्का सा लिख दिया। क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा, 6CO2। ये भी लिख के चुका हूँ, सामने ये लिखा है। प्लस क्या बन रहा है? 6H2O, और लिखा है, ये लिखा हुआ है आपका 38 ATP। तो ये मैंने कहा यही आपको बता रहे थे, यही हो गया। अब कोई डाउट इसमें नहीं? हाँ, एक और देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन आप अपनी शीट में आएंगे, वो है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपसे बताएगा व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल डज नॉट रिक्वायर, अब इसे ज़रूरत नहीं पड़ती या ऐसे मिलती नहीं हो, एक ही बात है। क्या नहीं मिलता? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर क्या होगा? ये एनारोबिक कहलाएगा। देखिए ध्यान से, पहला स्टेप वही है, पहला स्टेप है फूड, इससे आपकी बन रही है पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड के बाद यहाँ पर दो पार्ट है। दो पार्ट क्यों है तो ध्यान जा रहा है? अभी मैंने भी तो दो पार्ट में बताया था भैया, भूल गए? सर इसमें भी 2 ATP होगी? बिल्कुल, 2 से 3 ATP। एक मैंने कहा था आपका, अगर ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है तो ये आएगा, और यीस्ट है तो ये आएगा। तो दोनों पार्ट वालों बस लिखने के तौर पे हमने इस ढंग से दिखा दिए। कहाँ गए दोनों पार्ट? ऊपर वाला बताएगा, ये लिखा हुआ है C2H5OH। और अभी मैंने कहा आप केमिस्ट्री में कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बताऊंगा C2H5OH कहलाती है इथाइल एल्कोहल, नाम भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वही लिखा है 2CO2, और सबसे खास बात ATP लिखे हैं 2 ATP। कहाँ पे? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर समझे नहीं। एल्कोहल अपन तब लिखेंगे जब अपन सिर्फ इस चैप्टर में होंगे, तब तो एल्कोहल लिख सकते हो। पर क्या है, चूंकि जब एग्जाम में जाओगे तब तुम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे ना, तो एल्कोहल लिखना मजा नहीं आएगा। तो तब आपको सारे फॉर्मूले मालूम है। जैसे मैंने कहा 9th वाला या 8th वाला कहीं वॉशिंग सोडा लिख दे या कॉमन सॉल्ट लिख दे, चलेगा। लेकिन आप कॉमन सॉल्ट लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपको से आशा ये करेंगे कि आप वॉशिंग सोडा की जगह Na2CO3 लिखें, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया ना। और ईयर एंड पे जब बात करोगे तो नॉर्मल है, सारा पढ़ चुके होंगे। ये दिक्कत तो बीच में आती है एक आध जगह, भैया भी हमने एल्कोहल नहीं पढ़ी, तो आप कहोगे अरे सर ये फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है। कोई दिक्कत नहीं, अगला केमिस्ट्री का चैप्टर इसी पे है, वहाँ जैसे जाओगे सारे एल्कोहल मालूम हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और कितने ATP आप देखेंगे, ये आपका आएगा 2 ATP। और यहाँ जो लिखा है, ये लिखा है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ही लग रहा है, यही मैं बता रहा था, इसलिए मैंने एक बार तुरंत रिपीट किया कि आपको याद हो जाए।
दूसरा नंबर आप देखना इसी का सेकंड पार्ट कौन सा है, इन मसल्स। मसल्स में क्या बन रहा है आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आ गया, लैक्टिक एसिड और प्लस 2 ATP और दिया है ड्यूरिंग, ये कब होगा, ये होगा ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज। और विगोरस एक्सरसाइज का मतलब समझ में आ रहा होगा, तेज स्पीड से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो बैठे बैठे जनरली नहीं होगा, क्योंकि बैठे बैठे तो क्या होता है उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए, आराम से हम कहते हैं सांस ले रहे हो तो निकल जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताएं सारे लोग क्या आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस प्रॉपरली समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना? फिर इसमें एग्जाम में किस फॉर्म में पूछने जाते हैं? एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, तो बड़ा 3 नंबर के तौर पूछा गया तो पूछेगा आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है बताएं, या फिर अगर ये क्या 2 नंबर में आता है तो सीधा आता है व्हाट इज एनारोबिक एक्सप्रेशन व्हेन द लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, या व्हाई वी फील क्रैम्प्स ड्यूरिंग द विगरस एक्सरसाइज। तो आप बताएंगे आपका आंसर कहाँ स्टार्ट होगा, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और फिर वहीं आ जाओगे कहाँ, बस आप तुम ईस्ट में अल्कोहल बनाने में चले आना, तो इसके नीचे वाले हिस्से में आना। और अगर पूरा पूछ दे एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड गिव इट्स टाइप्स या एग्जांपल्स, तो दोनों देना, सही ना? तो तभी हम आपका एक पेन पेपर टेस्ट लेंगे, चूँकि अगले संडे तक, इस संडे में तो क्लास ले रहे हैं, तो आपको अपने आप मिल जाएंगे। अब ये समझ में आ जाते हैं हाँ या ना? या भी ये आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, क्या आपने ध्यान दिया रेस्पिरेशन में कितने हिस्से थे? नहीं ध्यान दिया, रेस्पिरेशन में 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा मैं आपको फिर याद दिला दूं, पहला हिस्सा ये आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा था, जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, आपका ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना, सही है ना? ये आधा हिस्सा इधर ऐसा कर देता हूँ, अब यहाँ कहना आधा नहीं हुआ, रफ बिना देखे खींचा है। एक हिस्सा क्या है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनना, और दूसरा हिस्सा क्या है, पाइरुविक एसिड से आपका ATP जनरेट होना। हाँ, बनेगा क्या वो अलग अलग केस है। एरोबिक हुआ तो CO2H2O निकलेंगे, एनारोबिक हुआ आदमी में तो लैक्टिक एसिड निकलेगी, यीस्ट में हुआ तो एल्कोहल निकलेगी। तो अलग अलग केस होंगे, लेकिन होगा सब में एनर्जी जनरेशन, और एनर्जी जनरेशन भी डिफरेंट होगा। एरोबिक में 38 और एनारोबिक वालों में 2 से 3। ये कहानी क्लियर होती है। बस आओ इस बात को, यही 2 स्टेप आपको बताए जाएंगे। कौन से बताएंगे? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेस। कौन कौन सी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व करता है? पहला इतना बड़ा तो लिखा दिख रहा होगा, या भी नहीं दिखेगा। ग्लाइकोलिसिस क्या कहती है? सीरीज ऑफ रिएक्शन विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ये ऐसी चीज़ है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये कहाँ होती है? याद है, साइटोप्लाज्म। इसमें आपका केवल फूड ब्रेक होता है पाइरुविक एसिड में। और क्या होगा? बाई विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन इनटू। अब तो याद हो जाना चाहिए यार। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ब्रेक डाउन ऑफ। इसमें क्या होगा? बाई एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों टाइप हो सकते हैं, या एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहानियाँ क्लियर हो जाती हैं क्या? हाँ या ना बताएं। कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं से कहीं तक? ठीक है। बढ़िया, मेरा मानना है आप यहाँ कहीं थे। ये आपकी अपनी शीट मैंने फैला दी। जो शीट मैंने कहा आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। 2 मिनट मैंने कहा इसलिए दिखा दूँ। तो मेन ब्लॉक आपके चैप्टर का ख़त्म है। दूसरा मैंने कहा मतलब रेस्पिरेशन वाला मेन जो है वह इसमें केवल ह्यूमन के पार्ट बताने, वही लंग्स और उसके बारे में। एक चीज़ इसके बारे में आपसे क्या कही जाएगी कि इसमें जो है एक तो शीट आप जो लोग बैठे हैं आपको तो मैंने दे दी है, बाकी लोग जो मैंने कहा ऑनलाइन है उनके लिए या तो हमने कहा कैसी भेज देंगे इन फॉर्म ऑफ दी PDF भेज दूंगा। बाकी में से जो आके लेना चाहे तो
यहाँ से आपकी शीट ले भी सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आप देखना, इसके बाद आपका कहा जाएगा, ये यही पढ़ रहे थे आप, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनरोबिक के आपके डिफरेंस नहीं है। एरोबिक और एनरोबिक के मोटे तौर पे 2 या 3 अंतर तुम ही बता दो। समझ आ रहा है? मैंने कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पीछे से टेबल ही पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है भैया। जब आप इस स्टैंडर्ड पे आ जाए कि आपको मेरे पीछे टेबल पढ़ने की ज़रूरत है, जब आप कहेंगे मुझे ये टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी आपको मैं मान के चलूँगा कि आप पढ़ते हुए जा रहे हैं। समझ आ रहा है? इस टेबल को मैंने कहा हम ये मान के चलेंगे कि आपको इस टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों, आप खुद बता सकते हैं। एरोबिक एनारोबिक में पहला डिफरेंस क्या होगा? एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। सही है। एरोबिक में आप बताएंगे कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। इसमें कितनी एटीपी मिलती है? 38 एटीपी। उसमें कितनी मिलेंगी? 2 एटीपी। बढ़िया। और एक लास्ट क्या पूछना था, हाँ, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एरोबिक का, एरोबिक का लास्ट में क्या चीज़ बनती है? सही कह रहे हैं। मतलब अगर बिना गिने लिखें, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन नहीं लिखनी, सिंपल आप कह सकते हैं क्या बनता है? CO2 और H2O। और यही अगर आपसे कहते एनर्बिक वाला बताएं, उसमें क्या चीज़ बनती है? उसमें आप बता देते यीस्ट। यीस्ट के केसेस में अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल भी आप लिख सकते हैं, तो क्योंकि मैंने कहा अगले चैप्टर तक उसका ही पूरा नाम मालूम हो जाएगा। और वो क्या नाम है, मसल्स का केस है, ह्यूमन बॉडी का, तो फिर लैक्टिक एसिड। ये नाम हमने खुद लिख सकते हो, जिसमें मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है तो आप पहले यहाँ से पढ़वाओ तभी हम सीखेंगे। अब आपका आएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा हमने पढ़ा हुआ है। आप पूछेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट हमने आधा हिस्सा कब पढ़ लिया, मैं याद बता देता हूँ। आप मुझे बताएं, आपने ये शब्द पढ़ा है क्या? और इतना मोटा बेचारा कम हो गया। बढ़िया, ये पढ़ा हुआ है स्टोमेटा। हम कहते हैं आपके पोर्स होते हैं, और इन पोर्स में भी एक खासियत होती है, और वो खासियत क्या होती है? क्या आ गई? बिल्कुल बढ़िया। पानी भर जाएंगे, आपका स्वेल होंगे, खुल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे कहना चाहिए। पानी सूखेगा, कम पानी होगा, श्रिंक हो गए, आपस में बंद हो जाएंगे सिकुड़ के। ये आपको मालूम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब जब आपको ये मालूम है तो बस अब बात कर देते हैं, मैं समझ में आ रहा होगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट, तभी तो एक मज़ेदार बात ही बताते हैं। आपके पास सिर्फ एक नाक होती है, और प्लांट के पास लाखों लाखों नाक होती हैं, नंबर 1। और दूसरे सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आपके पास एक जगह नाक होती है, प्लांट की पूरी बॉडी में नाक होती हैं। पूरे प्लांट में अगर आप नीचे से जाएं तो कितने पार्ट होते हैं? प्लांट में सबसे नीचे क्या होता है? रूट्स होती हैं। बढ़िया। तो मैं सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, प्लांट का ट्रांसफर जो आपका रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? वो रूट्स से ही स्टार्ट हो जाता है। नहीं, पानी नहीं, पानी लेना एक एक्स्ट्रा काम है, वो न्यूट्रिशन में आएगा। यही रूट्स एक और काम करेंगी। हाँ, क्या तुमने ध्यान दिया है? मिट्टी में और पत्थर में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? हाँ, पत्थर बिल्कुल सॉलिड होता है, बीच में गैप नहीं होते। मिट्टी में आपने ध्यान दिया है, बीच में वॉइड्स कहलाते हैं, गैप कहलाते हैं, ये होंगे। आपका ध्यान जाएगा, जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट की, पत्थर में होती हैं, मिट्टी में होती है? मिट्टी में होंगी। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, जो भी सॉइल है उसके वॉइड्स के बीच में कहीं ना कहीं एयर पॉकेट या एयर गैप मौजूद होते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, जो आप रूट्स लेते हैं, रूट्स में जो लास्ट हिस्सा होता है वो आप देखेंगे वो बन जाते हैं रूट हेयर्स, बिल्कुल बारीक बारीक जड़ें। इन रूट हेयर्स में आप देखेंगे इनमें होती है खाल, और उस खाल को खाल नहीं कहते, उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। ये समझ में आ रहा है? जैसे चलो मैं अपना हाथ ले लेता हूँ, इसको खाल मान दो, ये
हालांकि अपनी खाल जो है वो एपीथीलियम कहलाती है, नाम वही एपी से ही है। प्लांट्स के आपने पढ़ा था स्किन को लास्ट ईयर उसमें पढ़ते थे ईयर में, एपिडर्मिस कहलाती थी। ये एपी जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनमें आप देखेंगे इनमें छोटे 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 पोर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा पोर कोई नए नहीं है इसलिए पूछ रहा था, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं आपके जो रूट्स हैं उनके रूट हेयर्स में, एपिडर्मल जो सेल है उनमें। इनका क्या काम होता है? ये आपकी जो ज़मीन में एयर मौजूद है उससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इनका काम हो गया। अब इसके ऊपर जाएं आप, इसके ऊपर रूट्स के ऊपर क्या होगा? स्टेम होगा, तना जिसे हम कहते हैं। तो भैया तने में भी दो तरह के तने हो सकते हैं, तो ग्रीन टाइप होते हैं, जैसे आप हर्ब्स लें, हर्ब्स मतलब तो समझ में आते हैं, ग्रीन नहीं, हर्बीवोरस नहीं, हर्बीवोरस तो खाने वाले हो गए, हर्ब्स हर्ब कहलाते हैं। ये ग्रीन टाइप पौधे, अगर तुम्हारे गेंदे का पेड़ मुझे नहीं लगा, गेंदे का या किसी खेतों में देखा हो चने का पौधा होता है, ये ग्रीन प्लांट है, ये आपके क्या कहलाते हैं? हर्ब कहलाते हैं। और उल्टा देखना, तुमने जो है नीम का पेड़ देखा है, ये आपको ग्रीन नहीं दिखेगा, ये कैसा दिखेगा? ब्राउन और डेड, ये अंतर आता है। जो हर्ब्स हैं उनके तने या स्टेम देखोगे ग्रीन और लिविंग होगी ऊपर की वो, जबकि जो आपके ये बड़े प्लांट हैं या ट्रीज कहना चाहिए उन्हें, इनमें आप देखेगा कैसी इनका होगा? एपिडर्मल डेड होती है और सॉलिड होती है। अब हम बात करते हैं स्टेम आपके दो टाइप के होंगे, या तो हमने मान लिया आपके पास क्या होगी? हर्ब्स होंगी। अगर हर्ब्स हैं तो ग्रीन है, सॉफ्ट है, लिविंग है, इनमें पाए जाते हैं स्टोमेटा। तुमने कहा अगर ये नहीं हुए तो हमारे पास डेड वाले हुए, यानी ट्रीज, ट्रीज में तो डेड है, इनमें भी चिंता मत करना, इनमें भी छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, बस उनका मैं नाम बदल देता हूँ। ट्रीज में जो होल्स पाए जाते हैं, ट्रीज के स्टेम की जो खाल होती है उसमें बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, छेद खाल ऐसा समझना, इतना बड़ा छेद अपन ले जब लगाएंगे, पोर्स ही होते हैं, बस जो डेड उसमें इसलिए परमानेंट होते हैं। ये कहलाते हैं आपके लिए लेंटिसेल्स। तो समझ में आ रहा है? स्टोमेटा कौन होंगे? लिविंग होते हैं, जो आपके खुलेंगे बंद होंगे। ये आपके कहाँ होते हैं? ये वाले डेड उसमें होते हैं, जो ब्राउन बार्क होता है ट्रीज का, इसमें जो पोर्स होंगे वो डेड पोर होते हैं, ना खुलेंगे बंद वो नहीं होंगे, वो क्या कहलाते हैं? लेंटिसेल्स। और तुमने ध्यान नहीं दिया इन दोनों का काम एक ही है, पेड़ से आपका गैसियस एक्सचेंज, यानी पेड़ ध्यान देखना जड़ों से भी सांस लेता है, स्टेम से भी सांस लेता है। स्टेम के ऊपर क्या होंगे? ब्रांचेस, और ब्रांचेस तो चलो यही होंगी। तीसरा नंबर जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा, ध्यान जाएगा लीव्स। और लीव्स में तो यार हर आदमी को मालूम है कि लीव्स में तो सबसे ज़्यादा नंबर में, इसलिए मैंने एक सिंपल लाइन में आपको निपटा दिया था कि आपकी एक जगह नाक होती है, प्लांट की पूरी बॉडी में नाक यानी कि स्टोमेटा होते हैं। अगर आप जो है रूट्स से स्टार्ट करेंगे तो हमने कहा रूट्स से लेके लीव्स तक हर जगह स्टोमेटा मौजूद होंगे। सबका फंक्शन आपको मालूम था, दो गार्ड सेल से गार्ड होंगे, डंबल शेप या बीन शेप कहते थे। इसके बाद क्या होगा? अगर पानी इनमें आएगा स्वेल होके हम कहते हैं खुलने लगेंगे, फूलने लगेंगे, दूर जाएंगे, तो आपकी गैसेस बाहर निकलेंगी या अंदर आएंगी। जब आपका बंद होना होगा तो जब पानी कम हुआ तो सिकुड़ जाएंगे, सूख जाएंगे और चिपक जाएंगे, सब एक ही बात है। इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं स्टोमेटा विल गेट क्लोज। और उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपका गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो क्या रेस्पिरेशन इन प्लांट समझ में आ जाता है? सिंपल सा हाँ या ना? इसने कहा इसमें कोई इतना महान काम नहीं है, केवल दो नाम आपको याद रखने चाहिए। और कौन से नाम? लेंटिसेल्स और स्टोमेटा, दैट्स ऑल। स्टोमेटा का फिगर और फंक्शनिंग हम न्यूट्रिशन में पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्योंकि अब इसके बाद एक लास्ट बात बताएंगे। इसी प्लांट में एक खास बात और होती है, यहाँ भी आएगी, ये नाम कई बार आएगा, ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। एक्चुअली ये नाम ऐसा होता है कि प्लांट की तीनों गतिविधियों से जुड़ा है, न्यूट्रिशन से भी, ट्रांसपोर्ट से भी और रेस्पिरेशन से भी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है तो मैं बताता हूँ। ट्रांसपिरेशन ये होता है
सिंपल अभी हम दिवाली आएगी, आपके यहाँ दिया जलाया जाता है, आपने ध्यान दिया है? दिए में आप देखना तेल नीचे होता है, बत्ती से तेल ऊपर जाता है। एक्चुअली क्या होता है, बत्ती जो होती है आप काई बनाते हो, ध्यान दिया, कॉटन की, ध्यान से देखना, उसमें बिल्कुल पतली पतली ट्यूब टाइप फॉर्म हो जाती है। माइक्रोस्कोप से देखोगे पतली पतली नली टाइप बन जाएंगी। कभी भी हमने आप देखना ठोस चीज़ का बत्ती नहीं बना पाओगे, कॉटन ऐसी ही रहेगी। अब क्या होता है, जो ऑयल इसके कांटेक्ट में आया वो ऑयल इन ट्यूब्स में चढ़ता हुआ यहाँ पहुँच गया, ठीक है? हाँ, अब एक छोटा काम करना, यहाँ पे आप आग जलाते हैं, जैसी आग जलाओगे यहाँ का तेल बर्न हो गया, मतलब यहाँ जगह फिर खाली हो गई, तो जितनी जगह खाली हुई उतना तेल आगे खिसक जाता है। जब वो भी बर्न हो गया और चला जाएगा, और रोक दोगे तो ना ऊपर से जा रहा है ना नीचे से आएगा, तो ये कहानी वहीं स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सेम आपके पेड़ों में आप देखेंगे कोई भी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। आप पानी कब पीते हैं, जब आपको प्यास लगती है, ये आपके कंट्रोल में, आपको प्यास लगी, आपने गिलास उठाया, पानी पी लिया। पेड़ों के पास ऐसा होगा क्या, प्यास लगी तो पानी खींच लिया, अब नहीं लगी हुई अब नहीं खींचेंगे, नहीं। पेड़ों के साथ दिक्कत ये है, स्टोमेटा मौजूद है, ओपन होल्स है, तुम पेड़ की जड़ में पानी डालोगे वो घुसेगा, तो अब सवाल इसे रोकेगा कौन? इसे यही प्रोसेस रोकती है ट्रांसपिरेशन। समझ आ गया कैसे? हम जाते हैं, मान लो किसी पेड़ में पानी भरना शुरू हुआ, ट्यूब्स हैं, जाइलम का नाम सुन ही चुके हो लास्ट क्लास में, इस बार भी अभी आगे आएगा। ये रुई की बत्ती सरी का जाइलम डला हुआ है, जाइलम में पानी ऊपर आ गया। अब क्या होगा, ध्यान देखना, जैसे ही जाइलम में पानी धीरे धीरे भरा, गार्ड सेल्स पे पानी आएगा, जो पत्तियों में स्टोमेटा है, पानी आएगा तो खुल जाएंगे, नहीं आया ध्यान, पानी आएगा, स्वेल हो गए, खुल गए, तो ये पानी आपका वेपोराइज हो जाएगा। पानी वेपोराइज हुआ तो नया पानी आ जाएगा, और वेपोराइज हुआ तो और आ जाएगा। अच्छा, तुमने कहा सर अगर नीचे पानी खत्म हो गया तो? भाई अभी हमने पानी डाला था सुबह, वो तो चल रहा है, दोपहर में क्या होगा, हमने दोपहर तक सूख जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पानी यहाँ से वेपोराइज हुआ, नया आया नहीं, तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? नेचर ने ये ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है इस ढंग से, अपने आप ही अगर एक्सेस ऑफ वाटर पहुंचेगा तो ये ओपन हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ वाटर को निकाल देंगे। और आपने कहा पानी कम रह गया, नहीं पहुंच रहा, तो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और अपने आप बंद हो गए तो ये जो ट्रांसपिरेशन था पानी का इवेपोरेट होना, वो अपने आप बंद हो जाएगा। जब तक उसमें प्लांट में पानी रहेगा तब तक वो, जब तक प्लांट में एक लिमिट से ज़्यादा पानी रहेगा, तो एक तो स्टोमेटा नॉर्मल है, जब एक्सेस पानी जाएगा तभी तो फूलेंगे। जब एक्सेस से वाटर होगा एक लिमिट से ज़्यादा तो फूलेंगे, खुल जाएगा, वो पानी उड़ने लगेगा। लेकिन तुमने ध्यान दिया, जैसे वो लिमिट खत्म हुई वापस अपने, भाई पानी उड़ रहा है तो वापस से उड़ेंगे, वापस से उड़ेंगे तो बंद हो जाएंगे। इसलिए तो समझ में आएगा ये प्रोसेस क्या कहलाती है। ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है फ्रॉम द रूट टू द टॉप, ये जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, और पानी आपका धीरे 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 उड़ता रहता है, यानी एवेपोरेट होता रहता है। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है, ध्यान देखना, कि नया पानी आएगा तो नए मिनरल और नए फूड मटेरियल आएंगे। तुम सोचो प्लांट में एक बार पानी भर दें तो प्लांट का मुँह थोड़ी है कि ज़मीन खोद खोद के अपने मिनरल खाने लगे। बोले तुम्हें फर्टिलाइज़र डाला था, कहाँ है, बोले लाओ एक चम्मच। तो हाउ कैन अ प्लांट गेट द फर्टिलाइज़र? प्लांट को फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलेंगे? वैसे मिलेंगे पानी में डिजॉल्व है, पानी चढ़ेगा तो फर्टिलाइज़र आ सकते हैं। दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, सब में। क्यों? क्योंकि पानी जाएगा, स्टोमेटा खुलेंगे तो पानी निकलेगा, गैसेस भी तो आएंगी। और अगर बंद पड़ा है, भाई दरवाज़ा बंद है तो सबके लिए बंद हुआ है, तो थोड़ी है पानी के लिए बंद है, ऑक्सीजन के लिए खोल देंगे, ना पानी जाएगा और ना आप देखेंगे ऑक्सीजन आएगी। इसलिए आपका ध्यान जाएगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो वगैरह था। आप प्लांट के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो ट्रांसपिरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। एज आई होप आपको ये चीज़ें आज की डेट में समझ में आई होंगी। कोई समस्या तो नहीं बताएं। मांझू तुमने नाम नहीं दिए होंगे यार, कर लिए, वेरी गुड। तो अपन अभी देखते हैं, सबकी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। और कल तुम्हारा बैच हमने कितने बार रखा था?
ओके, तो जो जो मदाद सुबह जग जाते हैं वो सुबह 8 बजे उनका कक्षा में स्वागत रहेगा, और जो सोते रहते हैं उन्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उनके लिए रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है। आज सुपर कुछ नहीं कर सकते।